हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलो प्रारंभ करते हैं प्रस्तावना। हम सर्वप्रथम प्रस्तावना याद ही कर लेते हैं पूरी, ठीक है। उसके बाद जो भी उससे संबंधित वाद है या फिर जो भी वक्ताओं ने उसके बारे में कुछ कथन कहे हैं वह याद कर लेंगे, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना, और आप इसे पूरी को याद कर लें मुँह जुबानी, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप इसे एक दो बार दोहराएं, आपको जरूर यह याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अपन एक बार पुनः दोहरा लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम भारत के लोग, आप बिना देखे बोले आप भी, ठीक है, और सुने या फिर मेरे से और मुंह जुबानी बोले। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप इसे याद कर ले, मैं बहुत गहराई से बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है कि उद्देशिका में भारतीय संविधान के दर्शन तथा राजनीतिक धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। किस किस का है? एक तो भारत के संविधान का दर्शन और इसके अलावा राजनीतिक धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। इसमें जनता की भावनाएं व आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से समाविष्ट हैं। अतः हमारे संविधान का आधार स्तंभ किसके माना जाता है? प्रस्तावना को ही माना जाता है, ठीक है। फिर है कि 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समकक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। और इसमें कितने उद्देश्य थे? 8 उद्देश्य थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद उद्देशिका या फिर प्रस्तावना बना। अतः जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक माना जाता है। कब रखा था उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर को रखा था। 13 दिसंबर 1946 को रखा था। कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। कितने उद्देश्य थे उसमें? 8 उद्देश्य थे। तो इसी कारण जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक माना जाता है, ठीक है। फिर देखें कि प्रस्तावना में मुख्य तत्व क्या क्या है। एक तो है कि हम भारत के लोग, ये क्या है? संविधान के प्राधिकार का स्रोत है, अधिकारों का स्रोत है प्रस्तावना के। कौन? हम भारत के लोग, जो भी भारत के लोग हैं, भारत में जो लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, वह प्रस्तावना के स्रोत हैं, वह इसे शक्ति प्रदान करते हैं। राज्य की प्रकृति क्या है? संप्रभुता समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कौन कौन से? संप्रभुता समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य अलग हैं, ठीक है क्या। तो 5 शब्द हैं, आप इन्हें जरूर याद रखें जो कि राज्य की प्रकृति बताते हैं। फिर संविधान का उद्देश्य बताते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता, बंधुता, ये सभी संविधान के उद्देश्य हैं। और अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। यह अंगीकृत करने की तिथि भी बताती है। तो संविधान की क्या जो प्रियम्बल है वो मुख्य रूप से क्या चीज़ें बताती हैं? इसका स्रोत के बारे में बताती है, प्रकृति के बारे में बताती है, भारत की संविधान के उद्देश्य के बारे में बताते हैं और इसकी तारीख बताती है, इसे कब लागू किया गया था, ठीक है। फिर देख लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित वाद कौन कौन से हैं, ठीक है क्या। तो सर्वप्रथम है बेरुबारी वाद, ठीक है। बेरुबारी वाद कब हुआ था? 1960, मार्च 1960 की बात है। इस वाद में
सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना मार्गदर्शिका सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। और चौथा क्या दिया था कि प्रस्तावना संविधान के स्पष्ट बिंदुओं का समझाने में सहायता करती है, लेकिन इसके आधार पर संविधान के किसी भाग को रद्द नहीं किया जा सकता। तो बेरूबारीवाद कब का है सर्वप्रथम, तो अपने को ये याद होना चाहिए, मार्च 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारीवाद के अंदर क्या क्या कहा था। एक नंबर बात तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, अगर संविधान का भाग ही नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तीसरा कि प्रस्तावना मार्गदर्शिका सिद्धांत के रूप में कार्य करती है, ये एक अच्छा पॉइंट दिया था कि मार्गदर्शिका के रूप में, संविधान के मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तावना कार्य करती है। फिर उन्होंने क्या किया कि प्रस्तावना संविधान के अस्पष्ट बिंदुओं को समझने में सहायता करती है, ठीक है, कोई भी अस्पष्ट बिंदु है ना संविधान का तो उसको समझने में प्रस्तावना हेल्प करती है, मार्गदर्शिका का सिद्धांत या फिर उसको हेल्प करती है, लेकिन इसके आधार पर संविधान के किसी भाग को रद्द कहीं नहीं किया जा सकता। बेरूबारीवाद मार्च 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। इसके अलावा एक और बात क्या कही, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ठीक है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह बात भी बेरूबारीवाद 1960 में कही थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किस में माना गया था, तो बेरूबारीवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना गया था। फिर है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद 1967, इसमें 11 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय दिया और कि दूसरी सबसे बड़ी बेंच थी भारत की यह, क्योंकि इसमें 11 न्यायाधीशों ने निर्णय दिया था और जो केशवानंद भारती वाली थी उसमें 13 न्यायाधीशों ने दिया था निर्णय। इस बेंच के अध्यक्ष तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश के सुब्र राव थे, ठीक है। गोलकनाथ बनाम 1967, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद 1967 और इसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सुब्बा राव थे, के सुब्बा राव थे, ठीक है। इस बेंच ने 1967 में क्या निर्णय दिया, इस वाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा, ठीक है क्या, ठीक है क्या। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार राज्यवाद में जो हिदायतुल्लाह थे ना, उन्होंने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा। तो सर्वप्रथम आपसे यह पूछा जा सकता है कि कुंजी किसमें कहा था, ठीक है, कुंजी संविधान की, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किस वाद में कहा था, तो वह कहा था बेरूबारीवाद में, जो कब हुआ था 1960 में हुआ था। फिर संविधान की आत्मा किस वाद में कहा था, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में कहा था, यह कब हुआ था 1967 में हुआ था, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद। फिर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केशवानंद वाद के अंदर क्या कहता है 1973 के अंदर हुआ था, ये 13 जजों की जो पीठ बैठी थी 7-6 से निर्णय दिया था। यह अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। इस बेंच की अध्यक्षता तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी ने की थी, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकारवाद की अध्यक्षता किसने की थी, SM सीकरी ने द्वारा की थी। 24 अप्रैल 1973 को निर्णय दिया और इसे आधारभूत या फिर मूलभूत ढांचे का वाद कहा, ठीक है, कि आधारभूत या मूलभूत ढांचे का वाद कहा प्रस्तावना को। इस वाद में प्रस्तावना के संदर्भ में क्या कहा गया, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है अगर भाग है तो, ठीक है। फिर है प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसे वैधानिक कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, और प्रस्तावना संविधान में वर्णित आदर्शों और उसकी आत्मा को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो केशवानंद भारती, सर्वप्रथम अपन रिवाइज करते हैं एक बार कि बेरूबारीवाद 1960 में होता है और उसके अंदर क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। इसके अलावा और क्या कहा था कि प्रस्तावना भाग नहीं है संविधान का और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता और केवल वह तो मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। और इसी कारण, लेकिन एक बात और भी कही थी, अगर मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है तो प्रस्तावना के आधार पर संविधान के किसी भाग को हटाया या फिर रद्द नहीं किया जा सकता। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद 1967 में होता है और इसके अंदर 11 जजों की पीठ बैठी थी। उसमें क्या किया, जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने जो गोलकनाथ वाला वाद था उसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने
प्रस्तावना को क्या कहा, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ऐसे पूछा गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किस वाद में कहा था, तो वह गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद 1967 में कहा था। फिर केशवानंद भारती में 1973 में होता है, और एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता में 13 जजों की पीठ बैठती है। उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वह न्याय योग्य नहीं है, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, और प्रस्तावना संविधान में वर्णित आदर्शों एवं उसकी आत्मा को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, यह कहा गया था। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि प्रस्तावना में अब तक 4 बार संशोधन हुए हैं। ठीक है, एक बार संशोधन हुए हैं, और इसके तहत क्या है, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। अब तक एक बार संविधान प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ है। फिर देखें 42वां संविधान संशोधन 1976 3 जनवरी 77 से प्रभावित हुआ। ठीक है, फिर एस.आर. बोम्मई-वाद कब हुआ था, 94 के अंदर हुआ था। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 1994 को निर्णय क्या दिया, इस वाद में प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। यह बात याद रखने योग्य है कि उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, राष्ट्रपति शासन 1956 की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, जो भी राष्ट्रपति शासन है ना, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। एस.आर. बोम्मई-वाद में ऐसा बोला था। तो अपने को याद क्या रखना है कि पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया था एस.आर. बोम्मई-वाद के अंदर। फिर है एल.आई.सी. वाद बनाम भारत सरकार। इसके अंदर क्या किया गया है, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। ठीक है, तो इस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था, और 73 वाला जो था केशवानंद भारती वाला केस वाद, उसके अंदर भी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। बेरुबारी वाद में नहीं माना था। ठीक है, और फिर देखें, लेकिन बेरुबारी वाद में प्रस्तावना को कुंजी माना था, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना था। फिर गोलकनाथ वाले वाद में के अंदर क्या है, प्रस्तावना को क्या बोला था, संविधान की आत्मा बोला था, गोलकनाथ वाले, ठीक है, वाद में आत्मा बोला था। केशवानंद भारती बनाम केरल वाद में क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, और लेकिन वह न्याय योग्य नहीं है, या फिर उसको चुनौती नहीं दी सकती। ठीक है, और फिर चलते हैं आगे। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, और फिर प्रस्तावना मार्गदर्शिका की भूमिका निभाती है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है आधारभूत ढांचे को छोड़कर। और अब तक 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक बार संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना से संबंधित जो भी कथन हैं, जो भी वक्ताओं ने कहे हैं, वह क्या क्या हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार और जानने की कुंजी है, अर्नेस्ट बॉकर ने कहा था। ठीक है, और कौन से वाद में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था, तो वह था गोलकनाथ वाद 1960, नहीं, पहले बेरुवारी वाद हुआ था। बेरुवारी वाद के अंदर कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ठीक है, और यहाँ पर कौन बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं अर्नेस्ट बॉकर बोल रहे हैं कि अर्नेस्ट बॉकर क्या बोल रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह कथन किसने बोला था, ठाकुर दास भार्गव ने बोला था कि सबसे सम्मानित भाग है प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, N.A. पालकीवाला ने बोला परिचय पत्र है, ठाकुर दास भार्गव ने बोला सबसे सम्मानित भाग है, अर्नेस्ट बॉकर ने बोला जानने की कुंजी है संविधान निर्माताओं के विचारों को। संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी अर्नेस्ट बॉकर, और सम्मानित भाग है ठाकुर भार्गव दास ने।
एन ए पालकीवाला ने तो परिचय पत्र कहा था, एन ए पालकीवाला ने तो परिचय पत्र कहा था। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह किसने बोला? अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। एन ए पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा था। सम्मानित भाग ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अर्नेस्ट बोकर ने तो कहा था कि जो संविधान निर्माताओं के विचार जानने का एक कुंजी है, ठीक है, प्रस्तावना। तो अलादि कृष्ण स्वामी ने क्या बोला था? अलादि कृष्ण स्वामी ने बोला था कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है प्रस्तावना। फिर प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली या फिर पॉलिटिकल होरोस्कोप, ठीक है, पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने बोला था? के एम मुंशी ने बोला था कि यह तो राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। अपन बोल देते हैं कि किसी के अपन तो कुंडली दिखा रहे हैं, तो के एम मुंशी ने बोला कि यह तो कुंडली है, ठीक है। संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ठीक है, और संविधान यदि इमारत है तो प्रस्तावना उसकी नींव है। सुभाष कश्यप ने यह बोला था। तो के एम मुंशी ने क्या बोला था? कि राजनीतिक कुंडली है। के एम मुंशी ने बोला राजनीतिक कुंडली है। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला? सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। परिचय पत्र एन ए पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा था। परिचय पत्र एन ए पालकीवाला। सम्मानित भाग ठाकुरदास भार्गव। और कुंजी, निर्माताओं के विचारों की कुंजी अर्नेस्ट बोकर, ठीक है। फिर अपन ने एक बात और पढ़ी थी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा हिदायतुल्लाह व ठाकुरदास भार्गव दोनों ने कहा है, ठीक है। जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। और ये कब कहा था हिदायतुल्लाह ने? यह गोलकनाथवाद के अंदर कहा था 1967 के अंदर। और सर्वप्रथम अपन ने पढ़ा था कि कुंजी किस में पढ़ा था? कि संविधान की कुंजी है प्रस्तावना, ये पढ़ा था हमने बेरूबारीवाद 1960 में हुआ था बेरूबारीवाद। फिर आत्मा, हिदायतुल्लाह ने आत्मा कहा था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में 1967 में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। प्रस्तावना उत्कृष्ट गद्य काव्य है, यह परिपूर्णता की तस्वीर है, यह कथन ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने एक तो क्या बात बोली थी कि संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव ने बोला था। फिर प्रस्तावना उत्कृष्ट गद्य काव्य है, यह परिपूर्णता की तस्वीर है, यह कथन ठाकुरदास भार्गव ने बोला था। प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है, इस संविधान की जड़ें इसकी अभिसत्ता, इसकी प्रभुसत्ता व जनसत्ता में निहित है, यह कथन बी आर अम्बेडकर ने बोला था। क्या बोला था? कि सदन में प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है, कि इस संविधान की जड़ें इसकी अभिसत्ता, इसकी प्रभुसत्ता जनसाधारण में निहित है, यह कथन बी आर अम्बेडकर ने बोला था, ठीक है। तो आप इनको जरूर एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि हाँ, प्रस्तावना को सर्वप्रथम निर्माताओं के विचार जानने की कुंजी अर्नेस्ट बोकर ने बोला था। ठाकुरदास भार्गव ने क्या बोला था? सबसे सम्मानित भाग हैं और आत्मा है, ये भी बोला था, ठीक है। एक तो सम्मानित भाग है, आत्मा है बोला था। एन ए पालकीवाला ने बोला था परिचय पत्र है। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला था? दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला था? दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के एम मुंशी ने तो बोला था कि राजनीतिक कुंडली है। के एम मुंशी ने तो बोला था राजनीतिक कुंडली है। सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को क्या बोला था? शरीर की आत्मा या फिर इमारत को प्रस्तावना को इमारत की नींव कहा था। किसने? सुभाष कश्यप ने किसी इमारत की नींव कहा था। किसी इमारत की नींव है प्रस्तावना, तो अगर संविधान इमारत है तो उसकी नींव के रूप में प्रस्तावना है, ठीक है। और शरीर है तो उसकी आत्मा के रूप में प्रस्तावना है, ठीक है। संविधान अगर शरीर है तो उसकी आत्मा प्रस्तावना है, यह सुभाष कश्यप ने कहा था। मोहम्मद न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह व ठाकुरदास भार्गव ने तो आत्मा कहा था। हिदायतुल्लाह व ठाकुरदास भार्गव ने तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। फिर उत्कृष्ट गद्य काव्य है, यह परिपूर्णता और की तस्वीर है, यह कथन ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, ठीक है। और फिर चलते हैं उद्देशिका की शब्दावली। हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत में इन्हीं शब्दों के साथ होती है।
यह शब्द संविधान के प्राधिकार शक्ति का स्रोत हैं, ठीक है, अर्थात शक्ति का मूल स्रोत भारत की जनता है, ठीक है। शक्ति का मूल स्रोत कौन है? भारत की जनता है। संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित है, ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित है। यह शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द है। हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के सम्मान है, ठीक है। जैसे यूएनओ का जो चार्टर है उसके उद्देशिका है ना, उसी में भी ये प्रयुक्त है, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, वैसे ही अपने यूज़ किया गया है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार उल्लेख है, ठीक है, और प्रस्तावना में लोग नागरिक व्यक्ति शब्द का उल्लेख है, लोग नागरिक व्यक्ति शब्द का उल्लेख है, लेकिन जनता शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है, जनता शब्द का उल्लेख नहीं है। और प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द है, लेकिन संघीय शब्द नहीं है। मूल प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द नहीं थे, ठीक है। ये कब जोड़े गए थे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और फिर है संपूर्ण प्रभुत्व। संपन्न का मतलब क्या है? इसे संपूर्ण संप्रभुता सार्वभौमिकता संपन्न भी कहा जाता है। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, अर्थात निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है भारत, तथा स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का संचालन कर सकता है। प्रस्तावना का सबसे मुख्य शब्द है संप्रभुता, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब है? यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। समाजवादी से तात्पर्य है जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण अर्थात सरकार का नियंत्रण हो। उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है, राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। फिर भारत में लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। तो कौन सा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत के अंदर। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रित रूप है, जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर झुकाव अधिक है, ठीक है। पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब है? यह भी 1976 के तहत जुड़ा था, 42वें संशोधन के तहत। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद या भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात राज्य का समय का कोई अपना धर्म नहीं होता, वह सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखता है, ठीक है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। एस.आर. बोम्मईवाद 1994 में पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया था। पंथ निरपेक्षता को क्या माना गया था? संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया था, एस.आर. बोम्मईवाद 1994 में, ठीक है। और फिर है लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? इसका तात्पर्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चलाना है। भारत में प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित सांसदों तथा विधायकों के माध्यम से शासन संचालित किया जाता है। प्रस्तावना में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ ही सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा में क्या कहा है कि जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, यही लोकतंत्र है। फिर है गणराज्य से क्या है मतलब? इसका अर्थ है राज्य का प्रमुख या फिर राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि वंशानुगत होगा। गणराज्य का मतलब क्या है कि इसका जो राष्ट्राध्यक्ष है वह जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। भारत अमेरिका की भांति गणराज्य है, जबकि ब्रिटेन राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ राज्य का प्रमुख क्राउन वंशानुगत होता है। ध्यान रखने बात योग्य क्या है कि संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यह सभी शब्द राज्य की प्रकृति का स्वरूप बताते हैं। तो कितने शब्द हैं ये? टोटल 5 शब्द है। संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये सभी प्रकृति बताते हैं अपने देश की, ठीक है। फिर है न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय की अवधारणा रूस की क्रांति 1917 से ली गई है। तो न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस की क्रांति 1917 से ली गई है। आर्थिक न्याय की संकल्पना का
उपबंध उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। तो आर्थिक न्याय का किस किस में किया गया है, एक तो डीपीएसपी में किया गया है और एक उद्देशिका, दोनों में किया गया है आर्थिक न्याय का प्रावधान। ठीक है। केशवानंद भारती बनाम 1973 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को संविधान का मूल ढांचा माना था। तो एसआर बोम्मईवाद में तो पंथ निरपेक्ष को मूल ढांचा माना था, जो कि 1994 के अंदर हुआ था। ठीक है। और केशवानंद भारतीवाद में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को संविधान का मूल ढांचा माना था। और आर्थिक न्याय को एक तो डीपीएसपी में बोला गया है, डीपीएसपी, और इसके अलावा उद्देशिका में क्या है, संकल्पना का उपबंध किया गया है। दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। फिर है कि स्वतंत्रता प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ठीक है। आर्टिकल 91 में क्या है, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। समता का मतलब क्या है, प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ऐसे बोलते हैं ना अपन, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता या फिर समता एक ही बात है। ठीक है। और फिर है बंधुता। प्रस्तावना में एक बार बंधुता शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है। बंधुता का अर्थ सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता की अवधारणा फ्रांस की क्रांति से ली गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई है, रूस की क्रांति से 1917 से ली गई है। लेकिन स्वतंत्रता, समता, बंधुता फ्रांस की क्रांति से ली गई है। अखंडता, यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का उल्लेख है। ठीक है। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता का उल्लेख है। तो अपन ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता की अवधारणा कहाँ से ली है, फ्रांस की क्रांति से ली है। और जो न्याय की अवधारणा कहाँ से ली है, वह ली है रूस की क्रांति से ली है। ठीक है। फिर है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता का संविधान के उद्देश्य हैं। ठीक है। क्या क्या, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और अखंडता भी संविधान के उद्देश्य हैं। ठीक है। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि भी अपने प्रस्तावना में मिलती है। क्या, 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। फिर प्रस्तावना की अंतिम क्या है पंक्ति, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित शब्दों का उल्लेख मिलता है अंतिम जो पंक्ति है उसके अंदर। जैसे हम इसको क्या है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, ये कई बार है जो क्रम से भी पूछे गए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ठीक है। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों की विस्तृत व्याख्या मूल अधिकार भाग 3 और डीपीएसपी भाग 4 व मूल कर्तव्य भाग 4(1) में मिलती है। अगर पूछ ले कि प्रस्तावना की जो विस्तृत व्याख्या कहाँ पर मिलती है, एक तो मिलती है मूल अधिकारों में, फंडामेंटल्स ड्यूटी के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर और डीपीएसपी, तीनों में मिलती है। ठीक है। फिर बात क्या याद रखनी है, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता, बंधुता, ये शब्द हैं। और अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मान्वित, ये क्रम से याद रखने हैं। ठीक है। फिर न्याय 2 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की, बंधुता 1 प्रकार की, यह याद रखने हैं। तो यह थी दोस्तों क्या, प्रियम्बल। आप इसे पढ़ें, एक बार और सुने, आपको ज़रूर याद हो जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी बात है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।